यानी तो आप जब आपका ये मानना है कि 1950 के दशक में जो पाकिस्तान के नेताओं ने किया वही अब भारत के नेता कर रहे हैं। यानी भारतीय लोकतंत्र का भी वही हश्र हो सकता है जो पाकिस्तान का हुआ। हाँ, पाकिस्तान का ये था कि पाकिस्तान में डायरेक्ट आर्मी इंटरफेयर करती रही है। भारत में आर्मी हम्म, का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। भारत में हम्म, लोकतंत्र के जो खेवैया है वही डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब हमारे गृह मंत्री से ज़्यादा समझदार नजर आ रहे हैं, जो मौके पे ही सरकार को सलाह दे रहे हैं हम्म, कि भैया ये समस्या आ सकती है, इस समस्या से निपटो, हम्म। नहीं तो ये काकरोच और जेएनजी का जो वायरस है इधर भी घुस जाएगा। मुझे जानकारी है कि आप भी कई बार शायद पाकिस्तान होकर नहीं, आए मैं हैं। कई बार नहीं, मैं 2 बार गया हूँ, लेकिन अच्छा, दो वहाँ के बार। जो जर्नलिस्ट हैं हम लोगों से हम्म, ज़्यादा जिगरे वाले हैं, हम लोगों से ज़्यादा स्वतंत्र हैं, ज़्यादा हिम्मत करके लिखते हैं, उन पे तमाम दबाव होते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। अरे जो युवा हक मांग रहे हैं, रोजगार, रोजी रोटी, आम आदमी जो किसान हक मांग रहा है, जो वर्कर्स अपने हक मांग रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले किसान अगर अपने एमएसपी मांग रहा है, क्या देने में आपको प्रॉब्लम है? हम्म। अडानी अंबानी तो वही रोटी खाएगा, क्या करेगा, ऊपर लेके जाएगा? दिन भर में कितना का अडानी अंबानी खा जाता होगा? थोड़ा सा इस हम्म। एंगल से भी सोच लेना ये। सर, पिछले कुछ समय में ये देखा जा रहा है कि पीओके से लेकर पाकिस्तान के तमाम अन्य हिस्सों में बलूचिस्तान की बात करें और तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं अनरेस्ट है। और इसी बीच ये जेंजी का जो प्रभाव है, खुद वहाँ के गृह मंत्री का इसको स्वीकार करना, तो कितना बड़ा वहाँ पर आंदोलन हो सकता है? क्या वहाँ जिस तरीके से इन्होंने कहा कि व्यवस्था पलट सकती है, तो क्या व्यवस्था पलटने का समय एक बार फिर से पाकिस्तान में आ गया है? व्यवस्था वहां पहले पलटती रही है। बांग्लादेश में भी हो गया, नेपाल में भी हो गया और भारत में भी हो गया। क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं जेन जी प्रोटेस्ट को लेकर। क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ आप देखिए कि भारत के गृह मंत्री गायब हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के गृह मंत्री अपने लोगों से, अपनी सरकार से, अपने देश के नेताओं से अपील कर रहे हैं कि युवाओं के मुद्दों को हल करिए, आर्थिक समस्याओं को दूर करिए, उनसे बात करिए, वरना यहाँ भी स्थिति और सरकार दोनों उलट पुलट हो सकती है। और ये कर सकते हैं देश के जेन जी। तो पाकिस्तान के हालात पर आइए विस्तृत चर्चा करते हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक श्री संजीव पांडे जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने ये जो बयान दिया है, इस बयान के पीछे की चिंताएं क्या हैं? क्या पाकिस्तान की हालत भी खराब है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जब भारत में जंतर मंतर पे युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पाकिस्तान के तमाम युवाओं ने साथ दिया और कहा कि बॉर्डर खुला होता तो हम भी आ जाते आपके साथ, क्योंकि यही समस्या वहां भी है, जवन गति थोड़ी तवन गति मोरी। तो आप इस गृह मंत्री के की इस चिंता को, इस बयान को किस रूप में देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के जो गृह मंत्री मोहसिन नकवी साहब हम्म, जुलाई महीने में हम्म, पाकिस्तान के अंदर एक आर्थिक मामलों से संबंधित एक कार्यक्रम में हम्म। उन्होंने ये चिंता जाहिर की कि युवाओं को रोजगार चाहिए, जी। और अगर आपने सिस्टम में सुधार नहीं किया, आर्थिक विकास नहीं किया, तो ये युवा भड़क सकते हैं। और हम्म, उन्होंने बकायदा जेएनजी शब्द का इस्तेमाल किया और कॉकरोच हम्म, शब्द का इस्तेमाल किया, जो भारत का देन है। जेएनजी जो है हम्म। बांग्लादेश और नेपाल का है, कॉकरोच भारत का देन है। जी। तो कॉकरोच शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया, मीन्स कि हम्म, वो ठीक है, हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे डिवीज़न हो गया, हमारी सीमाएं अलग अलग है, लेकिन जो शब्द हैं, शब्दों का प्रभाव जा रहा है। अब व्यक्तिगत रूप हम्म, से ना जाएं उधर, उधर के लोग इधर ना आ पाएँ, तमाम हम्म, बंधन है, लेकिन एक हम्म, शब्द ऐसा चला है यहाँ से, जो दो पारंपरिक जो दुश्मन मुल्क हैं, वो कुछ शब्दों पे एकजुट होते नजर आ रहे हैं। वहाँ के नेताओं हम्म, को भी चिंता बढ़ रही है और युवा भी अपने नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। जैसे हम्म। युवाओं ने जो अभी जो भारत में जब कॉकरोच पार्टी का आंदोलन हुआ, छात्रों का आंदोलन हुआ, तो वहाँ का यूथ जो है वो जी। भारत के साथ, छात्रों के साथ खड़ा हम्म, नजर आया। उन्होंने हम्म, इंटरव्यूज जो लोगों को दिए, कहे कि हम्म, ये जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के अंदर भी है और हम तो भारत के जो यूथ हैं उनके साथ हैं। अब जो स्थिति आ गई है कि वहाँ हम्म, के युवा भी दुनिया देख रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब हमारे गृह मंत्री से ज़्यादा समझदार नजर आ रहे हैं, जो मौके पे ही सरकार को सलाह दे रहे हैं हम्म, कि भैया ये समस्या आ सकती है, इस समस्या से निपटो, हम्म, नहीं तो ये काकरोच और जेएनजी का जो वायरस है इधर भी घुस जाएगा। यहाँ भी हम्म, बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे, हंगामा करेंगे। लोगों को सिर्फ इमदाद नहीं चाहिए, इमदाद का मतलब समझ रहे हैं ना, 5 किलो अनाज, हम्म, छोटे मोटे इमदाद हर जगह देती है ना, हम्म, सरकारों का हो हम्म, गया ना, ये हम्म। गरीबों को थोड़ा सा चॉकलेट और लेमन जूस दे दिया करो और उसके बाद शांत हो लेमन जाया जूस से करें। काम नहीं चलेगा। हाँ, जैसे भारत में 5 किलो अनाज दे के 80 करोड़ जनता का और खूब पीठ थपथपाते हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही इमदाद देने की सरकार समय समय पे कोशिश करती रहती है। लेकिन हम्म, ओवरऑल युवा बेरोजगार हैं,
वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति हमसे भी बहुत ज़्यादा खराब है। तो हम्म। निश्चित रूप से पाकिस्तान के अंदर जो न्यू जनरेशन है, जो 18 साल से 30 साल के बीच जनरेशन है, वो अब जागृत हो रहा है। और हमको लगता है कि वहाँ की खुफिया एजेंसियों ने भी अपने गृह मंत्री जी को बताया होगा, क्योंकि गृह मंत्री के अधीन ही कुछ खुफिया एजेंसियाँ होती हैं, कम से कम जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो तो उनके अधीन होता ही है। उन्होंने हम्म। समय पर सूचना दिया होगा कि यहाँ के लड़के भी खड़े हो रहे हैं, देख लीजिए। और उसी के हम्म। आधार पर उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात रखी। और मैं समझता हूँ कि एक गृह मंत्री होने के नाते अगर वो समय के साथ अगर ये दे रहा है तो वो अपनी देश हित की बात कर रहा है। अगर उसकी हम्म। बात को पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जो सरकार में बैठे तमाम लोग अगर सुनते हैं तो ये एक हम्म। बहुत बड़ी बात होगी। हम्म। लेकिन सर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत से अलग होकर मतलब दोनों देश एक तरह से कहा जाए तो एक साथ आज़ाद हुए। परंतु अगर लोकतांत्रिक इतिहास की बात करें तो पाकिस्तान अपना लोकतंत्र उस तरीके से जी नहीं पाया जिस तरीके से भारत ने जिया है। तो अगर वहाँ पे छात्र सड़क पे आते हैं, अब चूंकि भारत का लोकतांत्रिक इतिहास तुलनात्मक रूप से पाकिस्तान से बहुत अच्छा रहा है, मगर हमारे यहाँ भी पेलेट गन चल गई, AK-47 चल गई, आंसू गैस के गोले, लाठियों में कीलें लगाकर और करंट वाली लाठियां प्रयोग की गई। तो जब एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र वाले देश में जिसने अच्छा लोकतंत्र जिया, अमृतकाल की बात नहीं कर रहा हूं, उसके पहले की बात अगर देखी जाए, जिसने अच्छा लोकतंत्र जिया पाकिस्तान की तुलना में, वहां पे इतना कुछ हो गया, तो पाकिस्तान में जब छात्र सड़क पे आएंगे तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है? देखिए, दो बातें हैं। जो हम्म। पाकिस्तान में 1950 के दशक में खेल शुरू हुआ, जी। वो खेल अब यहाँ 2025-26 में 2014 के बाद आप देख रहे हैं। पाकिस्तान हम्म। में तरीके से जो वहाँ के जो डेमोक्रेटिक जो लीडर्स थे उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को तबाह करना शुरू किया। और वो आ, जो फैमिली ओन पार्टियां थी या डिक्टेटर टाइप माइंडसेट के जो पॉलिटिकल लोग थे वो अपने हिसाब से देश को चलाना शुरू कर दिए। और उसके बाद वहाँ पे हालात ये हो गए कि लास्ट में सेना वहाँ इंटरफेयर करके सेना ने सीधा कब्जा किया। क्योंकि हम्म। पाकिस्तान में स्वस्थ लोकतांत्रिक पार्टियों का मौजूदगी मुस्लिम लीग के अलावा, जो जिना की पार्टी थी उस समय जो बनी हम्म। थी, उसके अलावा कोई दूसरी पार्टियां मजबूती से लड़ नहीं रही थी। बांग्लादेश के अंदर इधर जो बाद में बना बांग्लादेश, वहाँ पे अलग पार्टी बनी थी 1950 के दशक में, अलग पार्टी हम्म। बन गई थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जिस ढंग से नेहरू ने यहाँ स्थापित किया था, उस तरीके हम्म। से जिना स्थापित नहीं कर पाए थे। और उसका हम्म। खामियाजा पाकिस्तान बहुत लंबे समय तक भुगतता रहा, आज भी भुगत रहा है। हम्म। लगभग 3 दशक तक तो सीधा सेना ने रूल किया पाकिस्तान को। जी। और बीच में जब लोकतंत्र आया भी तो पीछे से सेना उसको कंट्रोल करती थी। हम्म। जैसे सबसे पहले वहाँ के जो सैन्य शासक अयूब खान हुए, बहुत हम्म। लंबा कंट्रोल किया उन्होंने, 10 साल जी। कंट्रोल किया। फिर हम्म। 10 साल जनरल जिया ने कंट्रोल किया। वो 76-77 में आए और 88 में उनकी विदाई हुई। खुद जब डेथ हम्म। हो गई तब वहाँ लोकतंत्र बहाली हुआ। फिर जनरल मुशर्रफ आए 99 में और हम्म। 2007 में गए। तो डायरेक्ट जो आर्मी का रूल है वहाँ तो नियर अबाउट 3 दशक तो आर्मी ने कंट्रोल सीधा किया। हम्म। जहाँ पे आर्मी के टॉप जो मतलब कि जो आर्मी चीफ होता था वही होल सोल होता था। और एक वो देखने को एक इलेक्टेड बॉडी होती थी, पार्लियामेंट होता था, उन्हीं के लोग उसमें चुन के आ जाते थे। हम्म। रियल डेमोक्रेसी जो आई वो शुरू में 2-3-4 साल रही थी। और उसके बाद भुट्टो साहब जब बने थे 1971 में, 70-71 में, उस समय एक डेमोक्रेसी रही, लेकिन वो भी उनको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद 90 के दशक में एक डेमोक्रेसी आई जिसमें दो फैमिली, वही भुट्टो साहब की एक फैमिली बेनजीर भुट्टो और एक नवाज शरीफ की पार्टी जो अभी वहाँ पे अभी भी वो राज कर रहा है, ये फैमिली ओन पार्टियां वहाँ राज करती रही। सेम भारत का ही कैरेक्टर है वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में, फैमिली ओन पार्टियां ही वहाँ चला रही हैं। कोई जो जिना साहब का जो ख्वाब था वो खत्म कर दिया, वो परिवार की पार्टियां। और परिवार की पार्टियों में मैक्सिमम जागीरदार और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही उसको कंट्रोल करते हैं। आम आदमी वहाँ भी चुनाव नहीं लड़ सकता, जैसे भारत में आज ये स्थिति आ गई है। भारत में पहले आम आदमी लड़ सकता था। यानी आपका ये मानना है कि 1950 के दशक में जो पाकिस्तान के नेताओं ने किया वही अब भारत के नेता कर रहे हैं, यानी भारतीय लोकतंत्र का भी वही हश्र हो सकता है जो पाकिस्तान का हुआ। हाँ, पाकिस्तान का ये था कि पाकिस्तान में डायरेक्ट आर्मी इंटरफेयर करती रही है, भारत में आर्मी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। भारत में लोकतंत्र के जो खेवैया है वही डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर यही है। जैसे वहां पे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को 1950 के दशक में तबाह किया गया, यहाँ 2000 के बाद उस लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया जा रहा है। बस सामने तबाह करने वाला फेस अलग अलग है। वहां आर्मी ने तबाह किया, हमारे यहाँ चुने हुए लोग तबाह कर रहे हैं।
तो सर सवाल ये है अंत कि नहीं। ऐसे में जब ऐसे ऐसे पाकिस्तान में जब वहाँ का युवा सड़क पे उतरेगा अपने मुद्दों को लेकर, अपनी बेरोजगारी महंगाई को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, तो उनके साथ क्या बर्ताव किया जा सकता है? जैसे भारत में जो हुआ, कम से कम ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, हम सोच भी नहीं सकते थे कि छात्रों के साथ ऐसा होगा। तो जब भारत में ऐसा हो गया तो पाकिस्तान वाले क्या करेंगे? देखिए वहाँ की युवा, पाकिस्तान का इतिहास है, एक दूसरा इतिहास भी है। एक आर्मी का हम्म। डिक्टेटरशिप, पॉलिटिकल फैमिलियों का डिक्टेटरशिप, क्योंकि ये भी बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है, हम्म। और एक जो है उनके विरोध में खड़े होने वालों का जिगर, हम्म। दिल, मजबूत दिल। जनरल जिया के टाइम में सड़कों पे लोग उतरे। जो आप गाना सुनते हैं इकबाल जो कि हम देखेंगे, जिसको यहाँ एक हम फिल्म में देखेंगे। वो करके उनको अलगाववादियों से जोड़ा गया था, वो हम्म। अलगाववादियों का नहीं था। वो हम्म। पाकिस्तान के एक मशहूर शायर का था, जिसको इकबाल बानो ने जनरल जिया के सामने गाया था। हम्म। जनरल लाजिम है जिया कि के हम भी सामने देखेंगे। एक ऐसा इकबाल बानो ने गाया था कि जनरल जिया इतने नाराज हो गए उस गाने से खड़े होकर कि खड़े होकर हम्म। चले गए वो। हम्म। वहां उस जमाने में ऐसे गाने वाली महिला एक मजबूत थी, इकबाल बानो। हम्म। जब तख्त और ताज को उठाने की वो बात करती है कि जब तख्त उड़ाए जाएंगे, ताज जो भी उसका जो आगे वो है, और ये जो है उस जमाने में जब एक सैन्य डिक्टेटर, सबसे खतरनाक डिक्टेटर जनरल जिया माना गया हम्म। पाकिस्तान का, जो प्रोग्रेसिव भी नहीं था। अयूब खान प्रोग्रेसिव था, मुशर्रफ प्रोग्रेसिव था। अयूब खान ने महिलाओं को राइट्स दिया, अयूब खान ने पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम किया, अयूब खान ने हम्म। मौलानाओं को कंट्रोल किया, मौलानाओं को पिटवाया जो प्रोग्रेसिव हम्म। काम का विरोध करते थे। हम्म। अयूब खान ने ट्रिपल तलाक को बैन किया, आपको पता नहीं होगा। अयूब खान ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को पाकिस्तान में बैन कर दिया, आज तक बैन है। वहां पे आपको जो है ना वो 3 महीने का जो एक होता है ना इद्दत पीरियड करने के बाद ही आप डाइवोर्स हो सकता है। भारत की तरह नहीं कि 3 बार तलाक बोल दिए। अयूब खान ने 1960 के दशक में कर दिया था। हम्म। मुशर्रफ बहुत प्रोग्रेसिव थे, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत प्रोग्रेसिव थे। हम्म। लेकिन आप बताइए कि मुशर्रफ के टाइम में, अयूब खान के टाइम, जनरल जिया का तो मैंने आपको उदाहरण दिया, जनरल जिया के टाइम में जो पत्रकार उनके खिलाफ लिखते रहे, खूब लिखा। 4 पत्रकारों को तो इतिहास गवाह है कि पब्लिक में कूड़े लगाने की सजा दी गई, उनको नंगा करके कूड़ा मारा गया, लेकिन वो पत्रकार जमहूरियत जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। हम्म। कोट लखपत जेल में जब 4 पत्रकारों को जनरल जिया के मिलिट्री कोर्ट ने सरकार के खिलाफ लिखने पर जब उनको ट्रायल का आदेश दिया, और ट्रायल में जब ये कहा गया समरी ट्रायल में कि इनको 50 कूड़े लगाओ, और वो 50 कूड़े जब कोट लखपत जेल में लगाया गया था, तो आपको पता है सारे कैदियों को खड़ा किया जाता था, बैठाया जाता था, फौज के अधिकारी और उनकी पत्नियां, फैमिली आके देखती थी, उनको जलील किया जाता था, नंगा करके उनको कूड़ा लगाया जाता था। और जब एक कूड़ा लगता था तब भी बोलते थे जमहूरियत जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। मुशर्रफ के टाइम में तो वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज इफ्तिकार चौधरी साहब सड़क पर उतर गए। हम्म। सारे देश भर के वकील लोकतंत्र बहाली के लिए और न्यायिक स्वतंत्रता की बहाली के लिए उतर गए मुशर्रफ के टाइम में। और वो जी। मुशर्रफ का जाने का कारण बन गया। 2007 मार्च में सारे देश भर के जजेज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेज सड़कों पे थे, हम्म। जिनको मुशर्रफ ने बर्खास्त किया। वो सड़कों पर उतर गए, उनके साथ पूरे देश के वकील आ गए। कराची से लेकर इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक भयंकर प्रदर्शन हुआ, सड़कों पे गोलियां चलाई सेना ने। कराची में तो कम से कम 30 लोग मारे गए थे जब इफ्तिकार चौधरी जब कराची शहर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हम्म। ये वहां का संघर्ष का दूसरा इतिहास है। हम एक तरफ देख रहे हैं कि आर्मी बहुत जुल्म करती है, और दूसरी तरफ लोकतंत्र की बहाली के लिए जब वहां लोग उतरते हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं कि किस लेवल पर उतरते हैं। आपके सामने इमरान खान साहब के समर्थकों ने कितना हंगामा किया। ये अभी की बात है, 2024 की बात है। 2024 सर या 22 की आप बात भी है। कई बार मुझे जानकारी है कि आप भी कई बार शायद पाकिस्तान होकर नहीं, आए मैं हैं। कई बार नहीं, मैं 2 बार गया हूँ। अच्छा, लेकिन दो वहाँ के बार। जो जर्नलिस्ट हैं हम लोगों से ज़्यादा जिगरे वाले हैं, हम लोगों से ज़्यादा स्वतंत्र है, ज़्यादा हिम्मत करके लिखते हैं। उन पे तमाम दबाव होते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। हम्म। हामिद मीर पे गोली चली कराची के अंदर। सैयद शहजाद सलीम ने जब सेना और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठबंधन और गठजोड़ पे खबर लिखना शुरू किया तो उसका मर्डर हो गया। एक हयातुल्ला खान डावर जो था, जो सबसे पहले जिसने डिस्क्लोज किया था कि अमेरिका को पाकिस्तानी इलाके में ड्रोन हमले की परमिशन परवेज मुशर्रफ ने दी थी, उसने वहां पे ड्रोन अटैक का जब उसने पूरी खबर लिख दी तो उसकी हत्या कर दी आईएसआई ने। वहां पे तो कई पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग के बाद जान उनकी चली गई, खुफिया एजेंसियों ने उनकी जान ले ली।
हम्म। और अभी भी पत्रकार तमाम ऐसे लिखने वाले वहां बैठे हुए हैं जो लिखते हैं सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ खुल के लिखते हैं। आप उनके हम्म। कार्यक्रमों को देखिए, खुल के बोलते हैं आर्मी के खिलाफ। तो आप एक बात देखिए कि ऐसा नहीं है कि वो एकदम सारा कुछ वहां पे आर्मी निकल जाएगी, आर्मी निकल जाएगी। आर्मी आर्मी ने तो इमरान खान को कहा कि आप माफी हम्म। मांगो, देश से बाहर जाओ। हम्म। इमरान खान जेल में है, उसकी आंख के एक तरफ की रोशनी भी जा रही है, लेकिन इमरान खान ने सरेंडर नहीं किया, कहता मैं माफी नहीं मांगूंगा, ना मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा। हम्म। तो मेरा यह कहना है कि देखिए, आप ये नहीं कीजिए कि सारी कौम ही मरी होती है। हम्म। वहां पे जो छात्र हैं, अभी वहां पे पश्तून पीटीएम एक यंग छात्रों का मूवमेंट चला था, हम्म। वो भी खैबर पख्तूनख्वा में मिलिटेंसी और सेना की कार्रवाइयों के खिलाफ चला था कि आप लोगों का जीना हराम हो गया है। उस हम्म। मूवमेंट को खूब सपोर्ट मिला, वो लड़के पूरा जोर से निकले। आप बलोचियों को देख लीजिए, जो बलोच जो यूथ्स हैं जो मूवमेंट कर जी। रहे हैं, उनको जेल में पाकिस्तानी सेना बंद कर रही है। हम्म। मारंग बलोच है, उसका एक बहुत बड़ा फेस है। बलोच यंग पढ़े लिखे बलोच का जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चला रही है, एक तरफ तो बलोच हम्म। लिबरेशन आर्मी जो है मिलिटेंट मूवमेंट चला रही है, लेकिन वहाँ हम्म। डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो वहाँ के यूथ चला रहे हैं अपने हकों के लिए, जो लोगों को डिसअपियर किया जा रहा है, लोगों को गायब किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और जो हम्म। बच्चे चला रहे हैं मूवमेंट, 18 से 30 साल के बच्चे जो मूवमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से चला रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जा रहा है। 55 साल से जेल में हम्म। बंद है, 64 साल से जेल में बंद है, फिर हम्म। भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। सर, पिछले कुछ समय में ये देखा जा रहा है कि पीओके से लेकर पाकिस्तान के तमाम अन्य हिस्सों में, बलूचिस्तान की बात करें और तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं अनरेस्ट है। और इसी बीच ये जेंजी का जो प्रभाव है, खुद वहाँ के गृहमंत्री का इसको स्वीकार करना, तो कितना बड़ा वहाँ पर आंदोलन हो सकता है? क्या वहाँ जिस तरीके से इन्होंने कहा कि व्यवस्था पलट सकती है, तो क्या व्यवस्था पलटने का समय एक बार फिर से पाकिस्तान में आ गया है? व्यवस्था वहाँ पहले पलटती रही है, पहले जो हम्म। पलटती रही है वो अलग अलग तरीके से पलटती रही है। हम्म। उसमें सेना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हम्म। लेकिन अब जो है, कभी कभी ये देखने में लगता है कि सेना का कंट्रोल धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। सेना कहती तो है कि मैं बहुत मजबूत हूँ। हम्म। जैसे आप बलूचिस्तान का का पूरी स्थिति को देखिए, बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा अनरेस्ट में है। खुद अभी एक साल के अंदर बलूचिस्तान में बताया गया है, और खैबर पख्तूनख्वा में खुद वहाँ के जो आईएसपीआर के जो प्रवक्ता हैं, हम्म। चौधरी साहब, उन्होंने कहा है कि हमारे करीब 350-400 तो फौजी मारे गए। हम्म। मतलब इस लेवल पे मिलिटेंसी वहाँ पे आ चुकी है। ये अलग अलग ट्राइबल सोसाइटी के अलग अलग जो है बेसिकली रिसोर्स वहाँ रहे। हम्म। वहाँ के आज़ादी के बाद जो रिसोर्स थे वो चंद लोगों ने कब्जा कर लिया, आर्मी के लोगों ने कब्जा किया, बड़े बड़े पॉलिटिकल फैमिलियों ने कब्जा किया। आज भी वहाँ 500 एकड़ के जो दार मिलेंगे। इंडिया में लैंड रिफॉर्म हो गया था, वहाँ लैंड रिफॉर्म नहीं हो पाया। वहाँ पे 500 एकड़ तक आप ज़मीन रख सकते हैं। और वही पॉलिटिशियंस हैं, वही आर्मी में है। आर्मी से रिटायर होने के बाद एक कर्नल को भी वहाँ 50 एकड़ जमीन इनाम दिया जाता है, आर्मी से रिटायर होने के बाद अधिकारियों का। ये हम्म। ये जो इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स का नहीं होने के कारण वहाँ गरीबी बहुत है। ठीक है, किसी ज़माने में कम्युनिकेशन बहुत वीक था, अब दुनिया, वहाँ के लड़के बाहर जाने लगे, वहाँ दुनिया देख रहे हैं। अब वो पहले तो सेना ने देखा कि ज़्यादा रिवोल्ट ना हो, तो जैसे भारत में है कि बच्चे अपनी डिमांड ना करें तो उनको हिंदू बना दो, कट्टर हिंदू बना दो। तो पाकिस्तान की आर्मी ने भी और पॉलिटिकल पार्टियों ने भी मदरसा एजुकेशन को बढ़ाया कि मैक्सिमम जो यूथ है मदरसा में जाए, धर्म की बात करता रहे, 5 टाइम नमाज पढ़े, अपनी हकूक, अपने हक की बात ना करे, रोजी रोटी की बात ना करे, रोजगार की बात ना करे। ये 70 साल पाकिस्तान में हुआ है। तो सर, जैसे जैसे यहाँ पे इसके बाद अ, वहाँ की ए, सेना ए, ने जो किया है, जी, जैसे यहाँ पे एक अंधभक्तों की बड़ी लॉबी तैयार की गई, क्या वहां पे भी है ऐसी व्यवस्था? वहाँ शुरू से व्यवस्था थी। हम्म। यही चीज जिना साहब कंट्रोल नहीं कर पाए। वहाँ शुरू से ही जमात इस्लामी जैसे संगठनों को सेना ने और पॉलिटिकल पार्टियों ने बढ़ाया, हम्म। और उन्होंने कहा कि आप मदरसा एजुकेशन को बढ़ाइए, मॉडर्न एजुकेशन को खत्म कीजिए। हम्म। मदरसा एजुकेशन में वो फिर हमेशा धर्म की बात होगी, और धर्म के बात जब होगी तो वो अपने रियल उससे बाहर निकल जाएगा। हम्म। अब वहाँ पे मदरसा भी मॉडर्नाइज होने लगे। जब उनको भी लगा 2000 के बाद कि नहीं, इनको फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री पढ़ाना पड़ेगा, तो हाइब्रिड मदरसों का वहाँ पे कंसेप्ट आ गया। वहाँ भी समय के साथ बदलाव हुआ। फिर पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं वो यहाँ बता रहे हैं कि क्या स्थिति आपके यहाँ क्या है। तो वहाँ मदरसा के विरोधी एक जो बहुत का बड़ा ढांचा एक खड़ा है, जो मदरसा एजुकेशन को बहुत अब लाइक नहीं करता। क्योंकि मदरसा एजुकेशन में क्या हुआ कि 1980 के दशक में, 1970 के दशक में जब मदरसा को मिलिटेंट तैयार करने के लिए यूज किया पाकिस्तानी सेना ने, खास करके अफगानिस्तान में 1980 के दशक में सोवियत रूस की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए मदरसों में जब लड़के तैयार किए गए, मिलिटेंट्स तैयार किए गए, इन्हीं मदरसों में जब ट्रेनिंग मिली, जिसमें
जामिया हक्कानिया है, जामिया बिनोरिया है, 3-4 बड़े मदरसा हैं, जहाँ एक एक 20-20 हज़ार के स्ट्रेंथ वाले मदरसा हैं, जहाँ पे हम्म बाकायदा मदरसा एजुकेशन की तालीम के साथ साथ वेपन्स चलाने की तैयारियां दी गई। वो अफगानिस्तान हम्म में जाके लड़ते रहे, और जब अफगानिस्तान से सोवियत सेना चली गई, वो सारे लड़के बेरोजगार हो गए जिनका लड़ने का काम नहीं था। वो सारे पाकिस्तान में और हर जगह फैल गए, अलग हम्म जगह वायलेंस करने लगे, अटैक करने हम्म लगे, लोगों को मारने लगे। बाद में फिर उनको अलग अलग संगठनों ने सुसाइड बॉम्बिंग में यूज करना शुरू कर दिया। तो वहाँ का जो 2000 के बाद का जनरेशन देख रहा है कि जो मदरसे में तैयार किए हुए मुजाहिदीनों ने पाकिस्तान का क्या हाल किया, चाहे वो हम्म तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे अफगान तालिबान हो, चाहे तमाम जो लश्कर तैयबा और जो जैसे मोहम्मद के जो लोग हैं, जो सारे मैक्सिमम जो है, ये जामिया बिनौरिया, जामिया हक्कानिया, ये जो मदरसे हैं जो कभी अफगानिस्तान में लड़ते रहे, कभी भारत वाला ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर आके जो अटैक करते रहे, ये सब मदरसों हम्म की उपज है। लेकिन जब इनका काम खत्म हो गया, भारत के कश्मीर से ये वापस लौट गए, यहाँ पे अगर कोई काम नहीं रहा, यहाँ प्रेशर पड़ गया सेना के डर से। अफगानिस्तान में भी अमेरिकी अटैक के बाद जब अमेरिका कहा कि अब हमारा कोई काम नहीं है, सोवियत रूस गया, अब आप लोग अपना देखो, तो उसके बाद वो हम्म लड़के जब बेरोजगार हुए और कोई काम नहीं था पाकिस्तान में, तो उन्होंने वायलेंस अपने ही स्टेट में शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। हम्म जैसे हमारे यहाँ जो कट्टर बच्चे तैयार किए जा रहे हैं, जब इनको कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो शाम को अपने ही लोगों को मारेंगे ना, अपने ही किसी के दुकान वालों को लूट लेंगे ना। किसको हम्म लूटेंगे? किसी व्यापारी को जाके लूट लेंगे। वही तो हो रहा है आए दिन। कोई 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 ये व्यापारी गोरक्षक कौन कहीं होगा? वसूली कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। मैं कह रहा हूँ व्यापारी जो लूट का शिकार होगा वो कौन होगा? हिंदू ही हम्म होगा ना। पाकिस्तान में 2005-6 से लेके 2011-12 तक मिलिटेंट वायलेंस में, मतलब कि हम्म सुसाइड बॉम्बिंग से लेकर तमाम, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें हम्म सिविलियंस और मिलिट्री दोनों हैं। ऐसे मुजाहिदीन और ऐसे मदरसे का क्या फायदा हुआ? अगर यही पाकिस्तान इकोनॉमिक मॉडल पे चलता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे चलता, तो आज मोहसिन नकवी साहब को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ भी जैन जी या पाकरूस तैयार हो सकते हैं। हम्म क्योंकि दुनिया जो है, बांग्लादेश जैसे में आपका सोच सकते तो पूरी तरह से वहाँ भी 90% मुसलमान है, जी। वहाँ भी मदरसा एजुकेशन है। लेकिन जब छात्र निकले सड़कों पे अपने डिमांड्स को हम्म लेकर, हम ये नहीं कहते, हम ये थोड़ी कहते हैं कि वो शेख हसीना के खिलाफ इसलिए थे कि शेख हसीना सेकुलर थी या हिंदू राइट्स की बात करती थी। वो अपने अधिकारों को मांगने गए थे, हमें रोजगार दो। वो तानाशाही के खिलाफ थे जो शेख हसीना जिस ढंग से सरकार 2008 से लगातार चला रही थी, चुनाव के नाम पे फर्जीवाड़ा था, हम्म अपोजिशन पार्टियां बाइकाट कर रही थी, इलेक्शन कमीशन चुपचाप मौन होकर खड़ा था। 40%, 20%, 30% वोट पर शेख हसीना जीत रही थी। सारे विपक्षी नेताओं को जेल में भेज दिया था, खालिदा जिया से लेकर और तमाम लोग। डेमोक्रेसी का फिनिश कर रही थी, लड़के उतर गए सड़क में। बांग्लादेश तो एक बहुत बड़ा सिंपल उदाहरण है कि जहां डेमोक्रेसी को शेख हसीना ने खत्म किया तो लास्ट में डेमोक्रेसी क्लैप्स कर गया, वो शेख हसीना का शासन क्लैप्स कर गया, और सारे छात्र ही उस आंदोलन को लीड किया और शेख हसीना को भारत भाग के आना पड़ा। तो ये चीज पाकिस्तानी भी देख रहे हैं कि अगर बंगाली मुसलमान बच्चे भड़क सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन में, तो क्या पाकिस्तान के जो मुसलमान लड़के, चाहे पंजाबी हो, चाहे बलूच हो, चाहे पश्तून हो, क्योंकि वहाँ पर रेशियल वो सोच ज़्यादा है। पंजाबी अपने आप को अलग रेस समझते हैं, बलूच अपना अलग रेस समझते हैं, सिंधी अपना अलग रेस समझते हैं, और ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून है वो अपना अलग रेस समझते हैं। तो क्या वो सारे लड़के, जैसे हमारे यहाँ है कि ब्राह्मण है, ठाकुर है और दलित है, वो बैकवर्ड है, एक मुद्दे पे तो एकजुट हो गए ना। सामाजिक रूप में एकजुट नहीं हुए, एथनिक रूप से हो सकता है कि धार्मिक रूप से एकजुट ना हो हिंदू मुसलमान, लेकिन एक करंट ऐसा आ जाता है, रोजी रोटी का जब मसला आता है कि सारे एकजुट हो जाते हैं। जब बच्चे जो जब बात पेट पर आती है तो ऐसा सब कुछ भूल वो जाता है। चीज पाकिस्तान के अंदर जो मोहसिन नकवी साहब जो लगातार बोल रहे हैं, वो चीज यही है कि वहाँ पंजाबी यूथ, पश्तून यूथ, बलूची यूथ, सिंधी यूथ सारे इकट्ठे हो सकते हैं, सारे के पास इंटरनेट है, सारे यूट्यूब पे है। पाकिस्तान में इस समय नियर अबाउट 9 करोड़ इंटरनेट यूजर है, 9 करोड़ इंटरनेट यूजर। टोटल आबादी कितनी है? 20 या 22 करोड़ आबादी है। 9 करोड़, 50% आबादी वो बैकवर्ड में, भारत में तो काफी ज्यादा है। 50%, 60% आबादी वहां पर इंटरनेट यूजर है। 4 से 5 करोड़ लोग यूट्यूब देखते हैं जी। इतने ही लोग फेसबुक पे हैं, सबसे ज्यादा वहाँ एक महत्वपूर्ण बात है सर कि अभी जब भारत में चल रहा था जंतर मंतर प्रोटेस्ट, तो पाकिस्तान के तमाम युवाओं ने इसका समर्थन किया और खुलकर बोले कि हमारे यहाँ भी इस तरह की समस्याएं हैं, आप लोग आगे बढ़िए। आपके यहाँ बहुत सारे कहेंगे कि पाकिस्तान से समर्थन आ रहा है, लेकिन मुद्दे दोनों तरफ एक ही है। तो क्या इन चीज़ों को देखकर भी पाकिस्तान की सत्ता डरी हुई है? देखिए, पाकिस्तान की सत्ता तो हुक्मरान जो है ना, वो एडोकिज्म पे चलते हैं।
उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हम्म 30% बजट आर्मी लेके जाती है। हम्म भारत में आर्मी का बजट 3 से 4% है जी टोटल बजट का। हम्म वो पहले किसी ज़माने में 50% से ऊपर था, 70% तक था। वो 30% हम्म लेके चली जाती है। आर्मी वहाँ सिर्फ सेना ही नहीं, सेना लड़ने का काम नहीं करती, वहाँ सारा शुगर फैक्ट्रियाँ भी चलाती है, रियल एस्टेट का कारोबार भी करती है। बड़े धंधे हैं, बहुत धंधी आर्मी है। बहुत अंधी आर्मी। हाँ, वो हर तरह के धंधे करते हैं। फिर वहाँ के हम्म जो आर्मी का ऑफिसर है वो अगर अच्छा ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर है ना, तो किसी हम्म का दुबई में घर होगा, किसी का लंदन में घर होगा, और लूट रहे हैं देश को। हम्म और सेम पोजीशन पॉलिटिशियंस की है। हम्म 2000 से पहले सारा कुछ कंट्रोल में था, मीडिया कंट्रोल में था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो था हम्म वो पीटीवी सिर्फ था वहाँ पे, पाकिस्तान हम्म टेलीविजन था, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन था। 2001 में मुशर्रफ साहब जो थे, इसीलिए मुशर्रफ को लोग बहुत तारीफ भी करते हैं कि मुशर्रफ ने पाकिस्तान की जनता को एक नई राह दिखाया। उसने निजीकरण कर दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के निजीकरण के बाद मुशर्रफ के कार्यकाल में 70-80 न्यूज़ चैनल शुरू हो गए। अब वो न्यूज़ चैनल शुरू हो गए तो खबरों का प्रभाव बढ़ा, खबरों का प्रभाव बढ़ा तो तमाम लोगों की जानकारियाँ मिलनी शुरू हो गई। हम्म 2005-6 में वहाँ यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया। तो ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो परिवर्तन पाकिस्तान के अंदर आया, जिसके लिए मुशर्रफ को आप बहुत बड़ा थैंक्स कर सकते हैं। मुशर्रफ ने टीवी चैनलों को कहा था कि लड़कियों के साथ आपने कोई पाबंदी रखनी नहीं, रिपोर्टर्स भी लड़की रखिए, बुर्का वाली लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लड़कियों को रखिए आप। और वहाँ पे उस ज़माने में इतने टीवी चैनलों में एंकर लड़कियाँ आई, यूट्यूबर्स इतनी लड़कियाँ बाद में फिर 2010 के बाद आई। मुशर्रफ ने उन सारों की नींव रखी थी, क्योंकि मुशर्रफ भारत से गए हुए एक उर्दू स्पीकिंग मुसलमान थे। मुशर्रफ की मदर भी जो थी वो बहुत ही पढ़ी लिखी एक मॉडर्न महिला थी, जो सरकारी नौकरी भी करती थी। मुशर्रफ का ऐसा लालन पालन हुआ था, जिया की तरह उनकी सोच नहीं थी। जिया के टाइम में पीटीवी पे ड्रेस कोड था, मर्द शेरवानी और औरत यहाँ तक वो सर पे चुन्नी लेके जाए। और जिसने ड्रेस कोड का विरोध किया उसको बाहर कर दिया गया, उसी समय नौकरी से बर्खास्त। ये पीटीवी का ड्रेस कोड था। तो मेरा ये कहना है कि ये चीजें अब आ रही है, तो इसको आर्मी कितने दिन तक रोक लेगी? सर आर्मी की आप कहाँ कहाँ लड़ोगे? अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लड़ोगे, कि भारत की सीमा पे लड़ोगे, कि बलोचियों से लड़ोगे, कि खैबर पख्तूनख्वा के मिलिटेंट से लड़ोगे? आप जम्मू कश्मीर में लोगों को राइट्स नहीं दे रहे हो, जो आपने जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गुलाम कश्मीर, जिसको इलीगल आपने भारत से ऑक्युपाई कर रखा है, आप वहाँ के लोगों के अधिकार छीन रहे हो, वहाँ पे गोलियां चला रहे हो लोगों को। लोग डर रहे हैं क्या? सड़कों पे आ रहे हैं, बिल्कुल तमाम गोलियों से भी लोग डर नहीं रहे। लोग सर एक सवाल यहाँ पे और है जी, एक सवाल ये भी है कि भारत में हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस सिचुएशन को समझ नहीं पाए। सड़कों पर छात्रों के उतरने के बाद भी इन्होंने बातचीत की बजाय लाठी का रास्ता अपनाया। लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री ने पहले ही इसको समझा है और अपनी चिंता भी प्रकट कर दिया, सलाह भी दे दी। तो इसको आप किस रूप में देखेंगे? वो वहाँ के गृह मंत्री हमसे ज़्यादा बुद्धिमान निकले? नहीं मैं कहता हूँ कि बुद्धिमान, वहाँ के गृह मंत्री बुद्धिमान नहीं है, समझदार है। बुद्धिमान और समझदार में थोड़ा फर्क होता है। समझदार मौके की सिचुएशन को संभाल लेता है, वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा सेना को भी मैसेज दे दिया, ये जानते हैं कि ये चीज़ हो सकता है। ये पहली बार थोड़ी हुआ है, किसान मूवमेंट में भी ऐसा हुआ था, पीछे हटे थे, फिर अब ऐसा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि पब्लिक में हारते हुए नहीं दिखना चाहते, इनको बड़ा शर्म महसूस हो रही है। ये तो अपोजिशन मजबूत हो जाएगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे भैया, मजाक उड़ा देंगे तो क्या होगा? सत्ता में जाने से अच्छा है कि थोड़ी देर के लिए मजाक उड़वा लो और सत्ता से बाहर हो जाओगे। जो 10 सालों में किया धरा है, 5 स्टार दफ्तर बना लिए, ये सारा विपक्ष की सरकार आ जाएगी तो सारी जांच खुल जाएगी इसकी, ये नौबत ही ना आने दो। अरे जो युवा हक मांग रहे हैं, रोजगार, रोजी रोटी, आम आदमी जो किसान हक मांग रहा है, जो वर्कर्स अपने हक मांग रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले किसान अगर अपने एमएसपी मांग रहा है, क्या देने में आपको प्रॉब्लम है? अडानी अंबानी तो वही रोटी खाएगा, क्या करेगा? ऊपर लेके जाएगा। दिन भर में कितना का अडानी अंबानी खा जाता होगा? थोड़ा सही एंगल से भी सोच लेना। ये खाने के बाद भी तो अपच होने लगता है, ज़्यादा खाइएगा तो पेट में गैस बन जाएगा और तमाम प्रॉब्लम्स आती है शरीर में। लेकिन इतनी समझ कहाँ किसी को है। लोग तो पूरा होता है कि एक सनक होती है, सनक, जैसे बादशाहों की सनक होती थी। औरंगजेब को लास्ट आवर तक था कि अब दक्षिण जीते,
बीजापुर गोलकुंडा तक जाते जाते लड़ाई हो जाती थी, फिर वो आगे नहीं जा पाता था बेचारा, और लास्ट में उसी से वही लोग ने बर्बाद कर दिया। आप उसका पतन का कारण बन गया। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि इतिहास से सबक भी ले लेना चाहिए। चलिए बांग्लादेश से आप सबक नहीं ले सकते, पाकिस्तान से सबक नहीं ले सकते, आप जानबूझ के पाकिस्तान के स्थिति में भारत को लेके जाना चाह रहे हैं। भारत एक इतना अच्छा मुल्क है, शांति से लोग रहते हैं, धार्मिक कट्टरपंथ नाम की कोई चीज नहीं है, लोग अच्छे से व्यापार कर नहीं रहे हैं। थी, नहीं थी। मतलब वही अब वो चीज को लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वही कर रहे हैं ना कि जो जनरल जिया के टाइम में जो पाकिस्तान को बनाया गया, आप वैसे ही बनाना चाह रहे हैं। आप फौज के अंदर, आर्मी के अंदर जो जनरल जिया ने जो एक कट्टरवाद लाया, आप वैसे ही हमारे जो फोर्सेज जो इतने अच्छा है कि मतलब कि एथिक्स के साथ चल रही है, आप उनके अंदर भी इस तरह की चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये चलिए कहना है ये जो है शेख हसीना आपके यहाँ ही आके बैठी है, आपको सोचना चाहिए कि छात्रों का आंदोलन कितना मजबूत होता है, शेख हसीना यहीं आके बैठी रही है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण, एक बड़ा उदाहरण अपने राजधानी में रखने के बाद भी शायद बुद्धि काम नहीं कर रही है। देखना ये काम कब तक करती है। हालांकि बुद्धि दूसरी तरफ खूब काम कर रही है। राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल कैंसिल कर देना, उनका जो परमिशन थी वो कैंसिल कर देना, तरह तरह से छात्रों को डराना, धमकाना, बदनाम करना, इन सारी जगहों पर दिमाग खूब काम कर रहा है। बस एक जगह काम नहीं कर रहा है कि छात्रों से बातचीत करके मामले को सुलझाएं और एक कोई साफ सुथरा रास्ता निकालें। मसला तो देखिए, नीट पेपर और छात्रों का मसला एक बहुत बड़े इशू का एक छोटा सा उसका पार्ट है। अनरेस्ट हर लेवल पे है। देश के जो अन्न उत्पादक हैं, फार्मर्स हैं, उनकी समस्या को कोई सुनने को राजी नहीं है। खेती फायदे का सौदा नहीं है। किसान को आप हर जगह लूट रहे हो जी। आप एक बात देखिए, महिलाओं के साथ हर जगह जुल्म है। रोजगार की स्थिति, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे गिग वर्कर्स हो, चाहे तमाम लोग हो, आप उनकी हालत देख लीजिए, उनकी हालत पे आप क्या काम कर रहे हैं। और आप अपने खर्चा और भ्रष्टाचार को खत्म कर दीजिए। 100 रुपया का माल 1000 में मत बनाइए। 900 रुपया आप जनता के कल्याण पे खर्चा कर दीजिए। 2 लाख 2.5 लाख तो लगभग 950 करोड़ रुपया प्रचार पे खर्च हो गया है। ताजा रिपोर्ट आई है कि 950 प्रचार पे खर्च कर दिया। ऐसे ऐसे तमाम खर्चे हैं, साल के 7-8 लाख करोड़ रुपया ये इधर का उधर जाया कर रहे हैं जी। पिछले 5 साल में अभी रिपोर्ट आई है कि पिछले 5 साल में 910 करोड़ रुपया प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में मोदी सरकार ने खर्च कर दिया। यानी मोटा मोटी 1000 करोड़ मान के चलिए। ये तो सिर्फ मोदी सरकार का आप बता रहे हैं ना। राज्य सरकारों का जो भाजपा की सरकारें हैं, आप उनका हाल देख लीजिए ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो राज्य शासित सरकारें हैं, वहां पे हालात कितने बदतर हैं। आपको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। राज्य शासित में सर अगर देखें तो पिछले 8 साल में 2.3 पिछले 8 साल में लगभग 6000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है उत्तर प्रदेश में पिछले 11 साल में। और ये रिपोर्ट बताती है कि 2.3 करोड़ रुपया प्रतिदिन यूपी सरकार प्रचार में खर्च कर रही है। बताइए, अरे प्रचार के बजाय आप उसको काम में लगा दें। आप वहां गांव में स्कूल बना देंगे, आपको प्रचार की जरूरत क्या पड़ेगी। आप अच्छी सड़क बनाएंगे तो प्रचार की जरूरत क्या होगी। प्रचार में ही होता है ना कि चाइना के पुलिया लगा देते हैं। कई बार तो प्रचार में भी आया ना बिल्कुल। हांगकांग का पुल लगा दिए और लोग देख रहे हैं कि यहाँ के पुल का हालत क्या है, 15 दिन में गिर जा रहा है। आपका कानपुर लखनऊ हाईवे बना है, डेली वीडियो आ रहा है। बिल्कुल, उसको पंखा लगा के सुखाया जा रहा है। मेरठ एक्सप्रेस वे जो अडानी का है, उसमें देख लीजिए कैसे सड़कें टूट गई। तो ये जो चीजें हैं, ये चीज जनता देख रही है। वो प्रचार अखबार तो कोई प्रचार, जिसको आप अखबार को दे रहे हो, अखबार तो कोई देखता ही नहीं, फाड़ के फेंक देता है। बहुत सारे लोगों ने तो अखबार ही बंद कर दिया लेना। और जिन टीवी चैनलों को आप विज्ञापन दे रहे हो, चैनल भी लोग देखना बंद कर चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है टीवी चैनलों के बजाय जो प्राइवेट जो सेक्टर के लोग हैं, अब यूट्यूब पे अपना विज्ञापन दे रहे हैं, फेसबुक पे अपना विज्ञापन दे रहे हैं। जी जी। तो फिर इनको समझाए कौन? या समझने के लिए वो नहीं है, कहते चलो ठीक है, चल रहा है, हमारा राज है, हम जितना जो करना है कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जी पाकिस्तान के मुद्दे पर तमाम चीज़ों को बहुत ही कायदे से आसान भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है बहुत सारी जानकारी दर्शकों को मिलेगी। ये बातचीत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।